हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी को थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम के आधार पर कुछ ऐसे प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया गया है जो आपकी तैयारी को और मजबूत कर देंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक और इन क्वेश्चनों को आराम से सॉल्व करिएगा। तो बात करें पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण क्या है, उदाहरण देकर संक्षेप में समझाइए। अब यहां पर आपको बताना है कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। तो ये पोषण की मैं बात करूं यहां पर, पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि सर पोषण क्या होता है। पोषण जिसे हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। पोषण का मतलब यह होता है कि कोई भी जीव जंतु जो भोजन करता है, जो भोजन के रूप में ग्रहण करता है, इस क्रिया को ही पोषण कहते हैं। या मोटी मोटा मैं बताऊं तो भोजन करना ही पोषण कहलाता है। जो व्यक्ति भोजन करता है उस क्रिया को ही क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब पोषण कितने प्रकार के होते हैं तो यहां पर आपको बता दें, पोषण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक स्वपोषी, स्वपोषी पोषण, और दूसरा जो होता है वो विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। या इसे एक और नाम से जाने तो इसे परपोषी पोषण भी बोलते हैं। परपोषी पोषण। तो दो प्रकार के पोषण होते हैं। और आपको यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि स्वपोषी पोषण क्या है। तो स्वपोषी पोषण उस पोषण का पहला पार्ट है। तो पोषण कितने टाइप के? दो टाइप के पोषण, एक स्वपोषी और दूसरा विषम पोषी। यहां पर हम बात करते हैं स्वपोषी पोषण का। तो ये स्वपोषी पोषण क्या होता है? जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है। स्व का मतलब होता है स्वयं, खुद। तो जीवधारी अगर खुद अपना भोजन प्राप्त करता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण। और यदि कोई जीवधारी अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे किसी जीव पर निर्भर होता है, किसी और जीव पर डिपेंड करता है, तो वहां पर वो कौन सा पोषण कहलाता है? विषम पोषी पोषण। एग्जाम्पल के रूप में, अगर मैं अपना भोजन खुद बना लूं तो मैं स्वपोषी पोषण कर रहा हूं। अगर मैं अपना भोजन दूसरे के सहारे बनाऊं तो वहां पर मैं कौन सा कर रहा हूं? विषम पोषी पोषण कर रहा हूं। तो यहां पर मेरी बात दोनों समझ में आ गई, स्वपोषी और विषम पोषी। तो ऐसे जीव को स्वपोषी बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जो होते हैं ये स्वपोषी पोषण करते हैं। और क्यों स्वपोषी पोषण करते हैं? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं है। मनुष्य विषम पोषी पोषण करता है। मनुष्य को अनाज चाहिए, गेहूं, चावल, फल, सब्जियां, ये दूसरे पर हम लोग क्या है? निर्भर है भोजन के लिए। अपना भोजन हम लोग स्वयं बनाने में सक्षम नहीं है। जो मांसाहारी जीव है वो शाकाहारियों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सब विषम पोषी जीव है। लेकिन स्वपोषी जीव पेड़ पौधे हैं, ये किसी से कुछ नहीं मांगते। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और जल वायु के सहारे अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। तो इनमें कौन सा पोषण है? स्वपोषी पोषण है। तो यहां पर मेरी बात आपको समझ में आ गई, आप सभी को बहुत अच्छे से जाने स्वपोषी पोषण। और इसका एक उदाहरण भी आप लोगों ने लिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहा। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है उस पर ध्यान देंगे। अच्छे साबुन की क्या विशेषताएं होती हैं इसको समझते हैं। साबुन वही जिससे हम लोग रोज नहाते हैं, वही साबुन है। साबुन दो टाइप के होते हैं, एक नहाने वाले होते हैं, एक क्या होते हैं? कपड़े धोने के लिए यूज हम करते हैं। तो दो टाइप के साबुन होते हैं। तो अच्छे साबुन की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस क्वालिटी के साबुन को हम अच्छे साबुन करेंगे? हमारे यहाँ तो मार्केट में बहुत सारे साबुन है, ठीक है। बहुत सारे फ्रेग्रेंस के, इसमें बहुत सारे सेंटेबल साबुन है, परफ्यूम वाले साबुन है। लेकिन कौन से साबुन को हम अच्छे कहेंगे? केवल परफ्यूम से ही साबुन अच्छा नहीं होता है, उसमें कुछ क्वालिटी और होनी चाहिए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि साबुन कितने टाइप के होते हैं। तो साबुन होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। इसको क्या बोलेंगे? सोप बोलेंगे, सोप। अब ये दो टाइप के होते हैं। अब यहां पर एक टाइप हम लोग पढ़ते हैं साबुन में, मृदु साबुन। इसे क्या बोलते हैं? मृदु साबुन, मृदु साबुन। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सॉफ्ट, सॉफ्ट सोप। और दूसरा जो होता है वो होता है कठोर साबुन। दूसरा कौन सा होता है? तो कठोर साबुन होता है, कठोर साबुन। इसको हार्ड सॉप बोलते हैं, हार्ड सॉप। अब यहां पर दो टाइप के साबुन है। तो यहां पर जब दो टाइप के साबुन है तो कौन सा मृदु है और कौन सा कठोर है? तो मृदु की बात करें तो इसका यूज जो होता है नहाने में, नहाने के लिए जो साबुन हम लोग यूज करते हैं वो मृदु साबुन है, नहाने में यूज किया जाता है। और कठोर साबुन का जो यूज किया जाता है कपड़ा धोने में, कपड़ा धोने में। तो कपड़ों को धोने में जो है
कठोर साबुन का यूज किया जाता है और नहाने में कौन सा साबुन का यूज किया जाता है? मृदु साबुन। तो नहाने वाले साबुन और कपड़े धोने वाले साबुन दोनों में जो है फर्क होता है। तो कपड़े धोने वाले साबुन देखेंगे तो थोड़ा सा हार्ड होता है, वो थोड़ा मजबूत होता है, और ये जो नहाने वाला साबुन होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। तो इसलिए इनका दोनों का नाम है मृदु साबुन और ये कठोर साबुन। तो मृदु साबुन का मतलब नहाने के काम में आता है और कठोर साबुन मतलब वो कपड़ा धोने के काम में आता है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि साबुन की कुछ क्वालिटीज बतानी है हम लोग को कि क्या क्या क्वालिटी होती है साबुन में। तो यहाँ पर चलेंगे आगे, साबुन में क्या क्या होना चाहिए। चलिए, तो साबुन में पहले तो हम बता दें कि साबुन में क्या होती है, 10% नमी होती है। यहां पर अच्छे साबुन की विशेषताएं अच्छे साबुन की विशेषता क्या क्या होती है मेरे भाई? तो पहला तो उसमें क्या होनी चाहिए, 10% क्या होनी चाहिए, नमी होती है। अब ये 10% नमी क्यों रखी जाती है? तो जब भी आप देखेंगे साबुन को, जब भी आप निकालते हैं उसके पैकेट में से, तो वो हमेशा नमी उसके अंदर रहती है। नमी का मतलब वो हल्का सा गीला उसपन रहता है, तो वो 10% नमी हमेशा रखी जाती है। वो कंपनी वाले साबुन में 10% नमी रखते हैं। और वो नमी क्यों रखते हैं? तो इसकी नमी इसलिए होती है ताकि साबुन चटक न जाए, चटक न हो, साबुन में चटक न हो। तो साबुन में चटक ना हो इसलिए 10% उसमें क्या होती है, नमी होती है। दूसरा पॉइंट इसमें, साबुन में नमक होना चाहिए। साबुन में नमक भी मिलाया जाता है। नमक क्यों मिलाया जाता है? पिघलने के लिए, ताकि जल्दी से साबुन क्या हो जाए, पिघले। तो पिघलने के लिए क्या मिला जाता है, नमक मिला जाता है। तो साबुन में पिघलने के लिए उसको जल्दी से क्या मिला जाता है, नमक मिला जाता है, उसमें नमक की मात्रा होती है। तीसरा उसमें होता है, तीसरा पॉइंट उसमें होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलाया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलाया जाता है। अब आप कहेंगे सर कि साबुन में अम्ल का क्या काम है? तो साबुन में अम्ल का काम यह है कि ये जो है कीटाणुओं को मारता है, कीटाणु या रोगाणु से बचाता है। तो ये कीटाणु और रोगाणु से क्या करता है, बचाता है। चलिए आगे बात करेंगे हम। चौथे नंबर पर, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या करता है, कीटाणु और रोगाणु से बचाता है। अगला इसे मिलाया जाता है रेजिन। रेजिन क्या करता है कि झाग बनाता है। झाग जिसे हम क्या बोलते हैं, फोम बोलते हैं, तो झाग को क्या करता है, झाग का निर्माण करता है, झाग का निर्माण। तो रेजिन नामक पदार्थ मिलाया जाता है और ये क्या करता है, साबुन में झाग का निर्माण करता है। झाग मतलब जब साबुन हम लोग लगाते हैं सर में, तो वहां देखते हैं सफेद व्हाइट कलर का पूरा क्या आता है, झाग बन जाता है, फोम बन जाता है। तो उसका निर्माण कौन करता है, रेजिन नाम का पदार्थ करता है। पांचवें पॉइंट पर हम बात करते हैं, तो इसमें लास्ट में मिलाया जाता है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन मिलाया जाता है। तो ग्लिसरीन का काम क्या होता है, ग्लिसरीन का काम होता है झाग को सूखने न देना, तथा साबुन को पारदर्शी बनाना। तो ग्लिसरीन जो होता है वो क्या करता है कि साबुन में जो रेजिन के द्वारा झाग का निर्माण हो जाता है, झाग बन जाता है, तो झाग जल्दी सूखे ना, इसलिए उसमें ग्लिसरीन मिलाया जाता है। ग्लिसरीन क्या करता है, कुछ समय तक झाग को बनाए रखता है और उसको साबुन को पारदर्शी भी बनाता है। जैसे कुछ साबुन पारदर्शी होते हैं, जैसे पियर्स के जो साबुन होते हैं वो पारदर्शी होते हैं। वो पारदर्शी का मतलब थोड़ा बहुत आर पार दिखाई देता है। तो जो भी साबुन पारदर्शी होते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा ग्लिसरीन मिलाई जाती है। तो जितने भी सॉफ्ट साबुन ज्यादा होते हैं, जिनमें बस फैटी चीज होती है, तेलयुक्त होता है, उस सब में क्या मिला जाता है, ग्लिसरीन मिलाया जाता है। तो ग्लिसरीन क्या करता है कि झाग को सूखने नहीं देता है तथा साबुन को क्या करता है, पारदर्शी बनाता है। अगला इसमें क्या किया जाता है, अगला इसमें कलर मिलाया जाता है। जिस कलर का आपको साबुन चाहिए वो रंग इसमें क्या करते हैं, मिला देते हैं। और लास्ट में इसमें थोड़ा सा क्या मिला जाता है, सुगंध भी मिला देते हैं। जो भी सुगंध चाहिए, आजकल आप जानते हैं कि बहुत ही सुगंधित साबुन आ रहे हैं, तो सुगंध जो चाहिए, जो रंग चाहिए वो उसमें मिलाया जाता है। तो सुगंध और रंग जो है वो तो इंसान के लिए है, लेकिन
अगर काम की कोई चीज है तो वो यहाँ पर अच्छी साबुन की विशेषता में 10% नमक, कार्बोक्सिलिक अम्ल, रेजिन और ग्लिसरीन ये पाया जाता है। इसमें सबसे अगर अच्छा मैं बताऊं तो इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये क्या करता है, कीटाणु या रोगाणु से बचाता है। ये अम्ल की वजह से साबुन, इस अम्ल की वजह से साबुन जो होता है वो आंखों पर लगता है। आंखों में जब कभी नहाते समय साबुन आता है तो आंखें छरछरा जाती हैं, मतलब जलन सा होने लगता है आंखों में। तो वो जलन जो होता है आंखों के अंदर वो कार्बोक्सिलिक अम्ल की वजह से होता है। और वो क्या करता है कि जितने भी स्किन पर, त्वचा पर जम्स होते हैं, कीटाणु रोगाणु होते हैं, सबका वो क्या करता है, एकदम से सफाया कर देता है। तो ये आपकी अच्छे क्वालिटी की साबुन की क्या है, विशेषता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जीवमंडल किसे कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जीवमंडल किसे कहते हैं, इसका आंसर देंगे सभी। जीवमंडल, अब यहां पर मैं बताऊं अगर जीवमंडल, तो जीवमंडल का मतलब क्या होता है ये तो पहले बता दूं। जीवमंडल मतलब क्या होता है, तो मेरे भाई जीव का मतलब क्या है, जीव जंतु, और मंडल का मतलब क्या होता है, समूह। क्या होता है, समूह होता है। कहीं कहीं कहते हैं ना कि यहाँ पर कौन सा मंडल लगा हुआ है, तो जीवों का समूह, जीवों का समूह क्या कहलाता है, जीव मंडल कहलाता है। तो जीव कहाँ कहाँ होते हैं, अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो जीव कहाँ है, तो या तो जीव जल में है और या तो जीव स्थल में। मैं कहूं वायु में तो नहीं, वायु में जीव नहीं है, वायुमंडल में कोई जीव नहीं है। हालांकि जो कुछ पक्षियां हैं वो उड़ने के लिए जरूर हवा में जाती है, लेकिन वो निवास कहां पर करती है, धरती पर करती है, मतलब स्थल पर करती है। तो जीव मंडल किसे कहते हैं, जहां पर जीव निवास करते हैं उसे क्या बोलते हैं, जीव मंडल बोलते हैं। या मैं कहूं तो जिस स्थान पर जीव निवास करते हैं, रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जीव मंडल बोलते हैं। तो अगर मैं मंडल की बात करूं, मंडल की बात करूं तो कितने मंडल हैं, तो इस पृथ्वी पर 3 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 3 मंडल हैं। एक है स्थल मंडल, स्थल मंडल, एक है जल मंडल और एक है वायुमंडल। लेकिन अगर जीव मंडल की बात की जाए तो जीव मंडल में कहां जीव रहते हैं ये बता दो मुझे, कि जीव कहां रहते हैं। क्या वायुमंडल में जीव रहते हैं, निवास करते हैं, नहीं। जीव रहते हैं स्थल मंडल और जल मंडल में। तो जल और स्थल मंडल को मिला करके क्या बनता है, जीव मंडल बनता है हमारा। स्थल मंडल और जल मंडल को मिलाकर क्या बनता है, जीव मंडल बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जीव मंडल बराबर, जीव मंडल बराबर स्थल मंडल, स्थल मंडल और प्लस जल मंडल। स्थल मंडल और प्लस क्या होता है, जल मंडल होता है। तो जल में भी जीव निवास करते हैं, स्थल पर भी निवास करते हैं, इसलिए स्थल मंडल और जल मंडल दोनों मिलाकर क्या बनते हैं, जीव मंडल बनते हैं। तो यहां से आपका इस क्वेश्चन का बहुत ही सुंदर सा आंसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य की आंख के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्या है। अब यहां पर आपको बताना है कि मनुष्य की आंख के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या है। मनुष्य की जो आंखें होती हैं, इसका निकट बिंदु कहने का मतलब ये होता है मेरे भाई कि मनुष्य नजदीक कितना स्पष्ट देख सकता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कितना मतलब कितना नजदीक स्पष्ट देख सकता है। अगर हम बात करें अपनी, तो हम कितने नजदीक तक एकदम साफ साफ देख सकते हैं। और दूर बिंदु कहने का मतलब ये होता है कि मनुष्य की आंख के द्वारा कितना दूर तक बहुत क्लियर देखा जा सकता है या स्पष्ट देखा जा सकता है। तो कितना दूर तक एक स्वस्थ मानव देख सकता है, तो स्वस्थ मानव अनंत दूरी तक देख सकता है। रात में हम लोग तारे देख लेते हैं, सूर्य को देख लेते हैं, चांद को देख लेते हैं, ये कौन सी दूरी है। तो आप कहेंगे सर तारे, सूर्य और चांद हम लोग रात में देख लेते हैं, तो इसका मतलब हमारी दृष्टि जो है वो अनंत दूर तक दिखाई दे रही है, हमें अनंत तक दिखाई दे रहा है। और कितना पास तक देख सकते हैं, तो हम लोग 25 सेमी पास तक देख सकते हैं स्पष्ट। हालांकि 25 सेमी से भी नजदीक देख सकते हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं दिखेगा, दिखेगा लेकिन धुंधला दिखेगा। आप ट्राई कर सकते हो, ऐसे करोगे देखोगे तो 25 सेमी से जैसे नजदीक लाओगे तो आपको वो चीज दिखेगी, लेकिन धुंधली दिखेगी। और जैसे ही 25 सेमी तक रहती है तो वहां पर आपको एकदम स्पष्ट दिखता है। तो ये मानव मनुष्य की आंख के लिए जो निकट बिंदु होता है, निकट बिंदु वो कितना होता है, तो मैं कहूं निकट बिंदु 25 सेमी होता है। अगर मानव स्वस्थ है तो, अगर मानव स्वस्थ है तो 25 सेमी होता है। और वही मैं कहूं दूर बिंदु, कि दूर बिंदु कितना होता है मानव के लिए, तो दूर बिंदु होता है अनंत। अगर स्वस्थ है तो अनंत होता है। तो दूर बिंदु क्या होता है, एक स्वस्थ मानव के द्वारा, उसकी आंख द्वारा जितना दूर तक देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, दूर बिंदु। और एक स्वस्थ मानव के द्वारा जितना नजदीक स्पष्ट देखा जा सकता है उसे कहते हैं मानव का निकट बिंदु। तो निकट बिंदु कितना होता है मेरे भाई, 25 सेमी होता है। दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। मतलब मानव अनंत दूरी तक स्पष्ट देख सकता है, और नजदीक की अगर बात करें तो 25 सेमी तक नजदीक जो है स्पष्ट देख सकता है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। और आगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, प्रतिरोध किसे कहते हैं। विद्युत में से, इलेक्ट्रिसिटी में चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया है, प्रतिरोध किसे कहते हैं। आराम से इस क्वेश्चन करिएगा, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया है। प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध को अंग्रेजी में रेसिस्टेंस बोलते हैं। प्रतिरोध यहां पर ध्यान देंगे क्या होता है। तो मेरे भाई ऐसे मैटर में अगर नहीं कुछ आए तो ध्यान रखना एक शब्द, कि जिसके अंत में रोध लगा हो, क्या लगा हो, रोध लगा हो, तो उसका मतलब ही होता है रुकावट।
क्या होता है? रुकावट होता है। रोध अगर लग गया तो रुकावट, जैसे विरोध, जैसे में विरोध, विरोध का मतलब रुकावट, विरोध का मतलब क्या होता है? रुकावट होता है। तो जिसके लास्ट में रोध लग जाए उसे क्या कहते हैं? रुकावट कहते हैं। अवरोध कहें, अवरोध, तो अवरोध में कहीं आप जाते हैं रोड पर देखते हैं दिखाता है गति अवरोध, तो गति अवरोध का मतलब जहां रोध लग गया वहां रुकावट। तो वैसे ही यहां पर प्रतिरोध है, तो ये भी रुकावट है। किसकी रुकावट है? जब धारा का, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है, तो वहां पर उसके रास्ते में जो रुकावट आती है, जो रुकावट आती है, इस रुकावट को ही बोलते हैं क्या? प्रतिरोध। इस रुकावट को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो धारा के, विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। जैसे कोई तार है, अभी किसी बल्ब से कनेक्ट कर दिए, तो अब वो बल्ब में जाकर रुकेगा, तो वहां पर क्या उत्पन्न होगा? प्रतिरोध। तो किसी चालक में, जब हम किसी तार में, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, तो उसके मार्ग में एक रुकावट आती है, उस रुकावट को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? तो मैं इसका मात्रक आपको बता दूं। इसका मात्रक होता है ओम। मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और इसका जो सिंबल होता है इस तरह से हेडफोन की तरह होता है, तो इसका मात्रक ओम होता है। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं? यह बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई। एक बार फिर से समझ लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। प्रतिरोध क्या है? किसी चालक तार के रास्ते में आने वाली रुकावट को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक वैसे समझ जाओ मेरे भाई, जैसे किसी हाईवे पर या किसी रोड पर कोई गाड़ी जा रही है, तो गाड़ी क्या है? धारा है, वो जा रही है। अब उस रास्ते में अगर ब्रेकर आ जाए तो वहां पर गाड़ी क्या होती है? थोड़ी सी रुक जाती है। तो ब्रेकर का मतलब वही रुकावट। तो वैसे किसी चालक तार में जब इलेक्ट्रॉन बहता है, तो उसके रास्ते में जो रुकावट आती है उसे क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर बताइए। अब ये न्यूमेरिकल आपको करना है, इसमें आपको विभवांतर बताना है। विभवांतर क्या है? वोल्टेज बताना है मेरे भाई। तो यहां पर फार्मूला आपको पता है, फार्मूला क्या पता है? तो फार्मूला आपको पता है कि V बराबर क्या होता है? I और क्या होता है? R। जहां V क्या है? विभवांतर। V क्या होता है? विभवांतर होता है मेरे भाई, विभवांतर। I क्या होता है? धारा होता है, धारा, विद्युत धारा। R क्या होता है? प्रतिरोध, जो अभी मैंने पहले आपको बताया प्रतिरोध है R। अब यहां पर कह रहा है 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकेंड 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर बताइए। तो यहां पर हमको V बराबर I R एक फार्मूला पता है, लेकिन यहां पर आपको दिया है क्या? 100 जूल उष्मा दिया है, एनर्जी की वैल्यू दिया है। मतलब आपको लगाना है H इक्वल, फार्मूला होता है H इक्वल होता है VIT। H इक्वल क्या होता है? VIT होता है। और आपको पता है कि I इक्वल क्या होता है? तो I इक्वल होता है V बाई आर। I इक्वल क्या होता है? V बाई आर होता है, क्योंकि V बराबर जब I R होता है तो I की वैल्यू निकालेंगे तो V बटा के क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो यहाँ पर H की वैल्यू कितनी जूल उष्मा दी रखी है? 100 जूल उष्मा दे रखा है। कितना जूल है? 100 जूल उष्मा है। विभवांतर ज्ञात करना है मेरे भाई, तो विभवांतर को भी रहने देंगे। I की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, तो I की वैल्यू निकालेंगे V बटा के R से। तो यहाँ पर V का मान कितना दिया है? तो V का मान तो निकालना है यहाँ पर। चलिए, इस फार्मूले से काम नहीं बनेगा, तो आगे हम लोग फार्मूला लेंगे। यहाँ पर V की वैल्यू रखेंगे, सॉरी I की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि I का वैल्यू यहाँ पर दिया नहीं है। तो I बराबर क्या होता है? I बराबर क्या होता है? V बटा के R। I बराबर क्या होता है? V बटा के R। तो यहाँ पर I की वैल्यू रखेंगे V बटा के R और इंटू क्या कर देंगे? T। यहाँ से हमारा काम बन जाएगा। तो 100 बराबर हो जाएगा, 100 बराबर हो जाएगा, V का V में गुणा होगा तो V स्क्वायर हो जाएगा, और T हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ये हम लोग का समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं। एक नया फार्मूला निकला है, एक नया फार्मूला निकला H बराबर V स्क्वायर T बटा के R से। अब वहीं पर यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 100 करेंगे बराबर V स्क्वायर करेंगे इंटू T का वैल्यू समय कितना है? तो यहाँ बोला है सर प्रति सेकेंड। प्रति का मतलब होता है एक, एकांक का मतलब होता है एक, प्रति का मतलब होता है एक। तो यहाँ पर समय का रखेंगे 1 सेकेंड। कितना रखेंगे? 1 सेकेंड रखेंगे। और बटा के R का वैल्यू कितना दिया है? तो आप कहेंगे सर 4 ओम, तो R का वैल्यू रखेंगे 4। अब ये 4 इधर डिवाइड है, भाग हो रहा है, इधर बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 100 गुणे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
बराबर क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर हो जाएगा। 100 गुणे 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 400 हो जाएगा, बराबर भी स्क्वायर हो जाएगा। मैं कहूँगा सर 400 किसी का स्क्वायर है क्या, तो आप कहोगे हाँ सर 400 स्क्वायर है किसका, 20 का स्क्वायर है, और बराबर हो जाएगा भी स्क्वायर। तो दोनों पक्ष से तुलना जब कर लेंगे तो भी इक्वल कितना वोल्ट आ जाएगा, तो ये 20 वोल्ट आ जाएगा। कितना वोल्ट आ जाएगा, 20 वोल्ट आ जाएगा। यही आपका एक सुंदर सा आंसर होता है इसका। विभवांतर कितना होगा, तो ये 20 वोल्ट होगा विभवांतर। यहाँ पर इन फार्मूलों को आपके ध्यान में रखिएगा, V बराबर IR, H बराबर VIT, और एक तीसरा फार्मूला जो यहाँ पर हमने निकाला H बराबर क्या निकाला, V स्क्वायर T बटा के R, I बराबर V बटा के R। बहुत से फार्मूले, सब फार्मूले से ही फार्मूले निकलते हैं। एक ही फार्मूले से आप चाहेंगे तो 2-3 फार्मूले निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से। तो यहाँ आपका ये आंसर आया, इस क्वेश्चन का आंसर आया। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है। दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण से क्या तात्पर्य है। तो दर्पण किसे कहते हैं, पहले तो ये जान ले दर्पण है क्या। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। तो दर्पण किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। दर्पण का मतलब ये होता है कि एक कांच का एक टुकड़ा होता है जिसके एक तरफ पॉलिश की जाती है और दूसरे तरफ से परावर्तन होता है, इससे क्या बोलते हैं, दर्पण। जैसे अगर दर्पण की मैं बात करूं, दर्पण की अगर मैं बात करूं तो यहां दर्पण क्या है, एक कांच का टुकड़ा होता है। किसका टुकड़ा होता है, कांच का टुकड़ा होता है। चलिए इससे अपना काम बन जाएगा। तो एक कांच का टुकड़ा होता है, इस तरह से देखेंगे, एक कांच का टुकड़ा होता है जिसके एक तरफ पॉलिश की जाती है, एक तरफ क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है, इस तरह से कलई की जाती है। और पॉलिश करने से ये टुकड़ा क्या होता है, ये टुकड़ा परावर्तन करने लगता है। क्या करने लगता है, परावर्तन करने लगता है। तो ये इधर से इसका परावर्तन हो जाता है, अपोजिट साइड से हमेशा क्या होता है, परावर्तन होता है। कौन सा साइड से परावर्तन होता है, अपोजिट साइड से परावर्तन होता है। ध्यान से देखेंगे इसको भी, अपोजिट साइड से क्या होगा, परावर्तन होगा। चलिए अब यहां पर देख लेते हैं किस साइड से परावर्तन होगा, अपोजिट साइड से परावर्तन होगा। चलिए अब ये क्या हो गया, परावर्तन हो गया अपोजिट साइड से। तो इस पृष्ठ को क्या बोलते हैं, जहां से परावर्तन होता है, इसे परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव सरफेस एरिया बोलते हैं। और जिधर कलई क्या होता है तो इसे कलई पृष्ठ बोलते हैं। पॉलिश वाले पृष्ठ को क्या बोलते हैं, कलई पृष्ठ बोलते हैं। तो ये एक प्रकार से दर्पण बनता है। कहने का मतलब ये हुआ कि पीछे का एरिया जो होता है पॉलिश करने से आगे परावर्तन होता है, आगे क्या होता है, परावर्तन होता है। तो यहां पर ये जो दर्पण बनता है, इस प्रकार के दर्पण को हम बोलते हैं क्या, समतल दर्पण। क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। अब समतल दर्पण इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसका जो टुकड़ा है वो कैसा है, समतल है। तो जब किसी समतल कांच के टुकड़े पर एक तरफ पॉलिश कर दिया जाए और उसका दूसरे तरफ से परावर्तन हो जाए तो वहां पर जो दर्पण बनता है वो कौन सा बनता है, समतल दर्पण बनता है। अब यहां पर अगर दर्पण की बात करें तो दर्पण दो टाइप के होते हैं, एक समतल होता है और एक क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण आगे चलकर दो दर्पण बनता है, एक अवतल दर्पण बनता है, कॉनकेव मिरर बोलते हैं, और एक उत्तल दर्पण बनता है जिसे कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो यहाँ समतल दर्पण से आगे पूछ रहा है कि क्या तात्पर्य है, तो मैंने तो आपको यह बता दिया कि सर समतल दर्पण क्या होता है, एक समतल कांच का टुकड़ा जिसके एक तरफ पॉलिश की जाए और दूसरे तरफ से क्या हो, परावर्तन हो, उसका दूसरा जो तल हो, परावर्तक तल हो, उसे क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। अब इससे क्या अभिप्राय है तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी जो होती है वो कितनी होती है, तो वो अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। दूसरा इससे क्या तात्पर्य है, तो समतल दर्पण जो होता है वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। किसके बराबर बनाता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। जैसा वस्तु है वैसा प्रतिबिंब बनाता है, न छोटा बनाता है न बड़ा बनाता है। तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। अगला अगर इससे बात करें समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण में वस्तु को देखने के लिए, समतल दर्पण में वस्तु को देखने के लिए दर्पण की जो हाइट होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए, वो वस्तु के ऊंचाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। अगर किसी भी समतल दर्पण में अगर कोई पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उस वस्तु के आधे, कम से कम आधा दर्पण होना चाहिए। अब ये समतल दर्पण कौन सा है, तो वही दर्पण है जो हम लोग घर पर यूज करते हैं। घर पर जो कांच लेकर के हम लोग देखते हैं, बाल वगैरह झाड़ते हैं, वो दर्पण कौन सा होता है, समतल होता है। बाकी सैलून वगैरह में, जिम वगैरह में जो दर्पण होते हैं वो गोलीय दर्पण होते हैं। कौन से दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण। तो यहाँ पर समतल दर्पण क्या करता है, वस्तु की, समतल दर्पण की लंबाई या ऊंचाई कह सकते हैं, समतल दर्पण की ऊंचाई, अगर ऊंचाई ज्ञात करनी है पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए तो बराबर क्या होता है, वस्तु की
ऊंचाई बटा के क्या करते हैं 2। वस्तु की ऊंचाई कम से कम क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए, तब जाकर के उसमें किसी भी वस्तु का पूरा क्या बन जाएगा, फिगर बन जाएगा, मतलब प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये सभी समतल दर्पण की क्या विशेषताएं हैं। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन को चित्र सहित समझाइए तथा स्नेल के नियम को लिखिए। अब इसमें प्रकाश के अपवर्तन को चित्र सहित बताना है और स्नेल का नियम देना है, तो मैं आपको इसमें चित्र सहित बता देता हूं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपवर्तन का मतलब क्या होता है। तो अपवर्तन का मतलब ये होता है मेरे भाई कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वहां पर अपना रास्ता क्या करता है, भटक जाता है। इस घटना को बोलते हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन। या ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई आदमी किसी एक गली में से दूसरे गली में जाता है तो रास्ता क्या करता है, भटक जाता है, रास्ता भूल जाता है, कहीं और चला जाता है, जाना है कहीं और, पहुंच गया कहीं और। तो इस घटना को ये क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन करते हैं। जैसे यहां पर समझते हैं अपवर्तन को, अपवर्तन आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छे से समझा देते हैं अपवर्तन घटना क्या होती है अपवर्तन की। चलिए अपवर्तन की घटना समझ लेते हैं। जब प्रकाश इस फिगर को और अच्छे से बना देते हैं ताकि बहुत अच्छे से समझ में आए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए ये फिगर हमारा बनकर तैयार है। अब फिगर पर बस एक काम और करना है थोड़ा सा। चलिए अब यहां पर देखते हैं। अब आपके सामने ये अपवर्तन का मैंने फिगर बनाया है, अपवर्तन कैसे होता है। अब इसमें ऊपर देख सकते हैं, ऊपर जो माध्यम है वो वायु माध्यम है। कौन सा माध्यम है, वायु माध्यम है। और नीचे जो माध्यम है वो कौन सा माध्यम है, जल माध्यम है। अर्थात कह सकते हैं वायु को हम क्या बोलते हैं, तो आपका कैसा सघन माध्यम है, ये सघन हो गया। और जल, सॉरी गलत हो गया, वायु सघन नहीं, वायु विरल होता है, विरल हो गया। और जल कौन सा माध्यम हो जाता है, सघन हो जाता है। तो जल कौन सा माध्यम हो गया, सघन हो गया, जल सघन माध्यम हो गया। अब यहां पर जल सघन माध्यम हो गया, वायु विरल माध्यम हो गया, दो अलग अलग माध्यम हो गए। तो जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने रास्ते से क्या होता है, विचलित हो जाता है, भटक जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं कि प्रकाश वायु में से जब प्रवेश कर रहा है किसमें, जल में, अर्थात सघन माध्यम में, तो वो अपने रास्ते से क्या हो जाता है, विचलित हो जा रहा है। मतलब इसको जाना था यहां पर और ये आ गया यहां पर। जाना था उसे कहां पर, तो जाना था उसे यहां पर। अगर ये माध्यम ना होता तो ये यहां पहुंचता, लेकिन माध्यम अलग होने की वजह से वो यहां पर आ पहुंचा है, मतलब अपना रास्ता वो भटक गया है। इस घटना को ही बोलते हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन। अब इस फिगर से समझ लेते हैं कुछ चीजों को कि क्या क्या है। तो जो आने वाली किरण होती है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण बोलते हैं। और जो अपवर्तन की घटना के बाद वाली जो किरण होती है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये बीच में जो हम लोग खींचते हैं, ये बीच में क्या होता है, ये अभिलंब है, जो दो भागों में क्या करता है, बांटता है, तो ये अभिलंब है। तो यहां पर इसे अभिलंब बोलते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण
अपवर्तन के बाद वाली किरण को अपवर्तित किरण। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, एकदम आराम से आपको समझ में आएगा कि सर आने वाली किरण आपतित किरण, अपवर्तन के बाद वाली किरण अपवर्तित किरण, बीच में ये जो रेखा खींचा ये क्या है, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। अब यहां पर देखते हैं कि दो एंगल हमारे बन रहे हैं, एक एंगल बन रहा है ये, इस एंगल को क्या बोलते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, और इससे दर्शाते हैं कोण आई से। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के जो बीच कोण बनता है, इस वाले कोण को हम क्या बोलते हैं, तो इस वाले कोण को बोलते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। और इसे शो करते हैं, डिनोट करते हैं किससे, कोण आर से। तो इनके बीच मतलब अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण। यहां तक क्लियर हुआ मैटर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब समझ में आएगा। अब यहां पर बात करते हैं, ये तो आपको पूरा अपवर्तन समझ में आ गया कि सर कोई भी प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में अगर प्रवेश करती है तो वहां पर वो अपने मार्ग में विचलित हो जाती है, अपना रास्ता भटक जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। मैंने आपको बाय फिगर इसको शो भी कर दिया है, बता भी दिया है। अब बस आपको बताना है स्नेल का नियम, तो मैं आपको अपवर्तन के नियम बता दूं, अपवर्तन के नियम। तो आपसे पूछा जाएगा कितने नियम होते हैं अपवर्तन को, तो अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो उसको दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। एक कौन सा नियम होता है, तो एक पहला नियम होता है आपतन कोण, आपतन कोण की ज्या, जिसे क्या बोलते हैं साइन, साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन लिख लीजिएगा, जिनको नहीं पता वो लिख लेंगे, अपवर्तन कोण की ज्या, जिसे क्या बोलते हैं साइन आर। अभी मैंने आपको बताया अपवर्तन कोण आर हो जाएगा, आपतन कोण क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर एक अनुपात में होते हैं, अनुपात में होते हैं, एक अनुपात में होते हैं, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। और अनुपात का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो अनुपात का मतलब होता है बटे में। तो यहां पर मैं साइन आई और बटे में मैं क्या कर दूं, साइन आर कर दूं, तो ये एक अनुपात में हो जाएगा। और ये किसके अनुपात में हो जाएगा, यन बराबर हो जाएगा साइन आई बटे के साइन आर। और यही क्या है, स्नेल का नियम है, जहां साइन आई क्या है आपतन कोण, साइन आर क्या है अपवर्तन कोण। और यहां पर मैं यन बता दूं तो यन क्या है, अपवर्तनांक है। क्या है, अपवर्तनांक। यन को क्या बोलेंगे, तो अपवर्तनांक बोलेंगे। तो ये स्नेल का नियम है। वहीं अगर हम दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम क्या है, तो उसको भी समझ लेते हैं, दूसरे नियम को भी, दूसरे नियम को भी समझ लेते हैं, अपवर्तन के दूसरा नियम को। तो अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कामा अपवर्तित किरण बिंदु, अपवर्तित किरण बिंदु तथा समतल, यहां समतल नहीं भी कर सकते हैं, यहां पर हम कर सकते हैं पृथक्कारी, पृथक्कारी पृष्ठ, पृथक्कारी पृष्ठ पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। चलिए, तो यहां पर हमने दो नियम समझ लिया अपवर्तन के। पहला नियम क्या समझ लिया कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या दोनों एक अनुपात में होती है, और इसी को बोलते हैं क्या, स्नेल का नियम। मतलब यह हुआ कि यन इक्वल क्या हो गया, साइन आई बटे के साइन आर हो गया। यही स्नेल का नियम है, जहां यन क्या है, अपवर्तनांक मैंने बताया, साइन आई यहां पर जो कोण बन रहा है साइन आई अपवर्तन आपतन कोण है, साइन आर क्या है, अपवर्तन कोण, जो यहां पर कोण बन रहा है अपवर्तन कोण है। तो ये स्नेल का नियम हमारा पहला नियम होता है किसका, अपवर्तन का। और दूसरा नियम जो होता है अपवर्तन का, वो आपतन बिंदु, अपवर्तित किरण बिंदु तथा अभी पृथक्कारी पृष्ठ पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो फिगर आपके सामने मेरे भाई, फिगर आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर मुझे बता दो कि ये आपतित किरण की क्या है, या आपतित किरण की बिंदु या आपतन बिंदु यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर आपको कौन सा बिंदु दिखाई दे रहा है,
आपतन किरण बिंदु दिखाई दे रहा है, और यहीं पर अपवर्तित किरण बिंदु भी दिखाई दे रहा है, और यहीं पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, अभिलंब भी दिखाई दे रहा है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि ये तीनों एक ही तल पर है, और वो कौन सा तल है, पृथकारी पृष्ठ है। पृथकारी पृष्ठ का मतलब जो अलग करता है, जो क्या करता है, अलग। पृथक्करण का मतलब, पृथक्करण का मतलब क्या होता है, अलग अलग कर देना। तो यहां पृथकारी पृष्ठ कौन सा है, ये पृष्ठ क्या है, पृथकारी है। तो ये इस पर तीनों क्या है, एक ही तल पर है। ये अपवर्तन का दूसरा नियम हो जाता है, और अपवर्तन के दो नियम आपको बहुत अच्छे समझ में आए, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आए। ऐसे ही और वीडियो हम बताएंगे, और आपको बोर्ड एग्जाम से पहले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब